कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट करते हैं। मेरे पास वो पीडीएफ नहीं था बिग रॉबिन्स का, तो फिर मैं यहाँ से देख के कर रही हूँ। कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट, कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट क्या होता है? मोस्ट कॉमन नॉन स्किन मेलिग्नेंसी होती है विमेन में, ठीक है। और सेकेंड मोस्ट है टू द लंग कैंसर एज अ कॉज ऑफ कैंसर डेथ्स, ठीक है। मतलब वैसे अगर हम देखें तो मैंने आपको बताया था कि सबसे टॉप नंबर पे जो होता है ना, ब्रेस्ट कैंसर होता है फीमेल्स में, और प्रोस्टेट कैंसर होता है मेल्स में, ठीक है। और सेकंड पे हमारे पास होता है लंग कैंसर, और थर्ड पे होता है कोलोरेक्टल कैंसर, ठीक है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। लेकिन अगर डेथ्स की बात करें ना, कि डेथ्स पे फर्स्ट नंबर पे कौन सा है जिसकी वजह से डेथ्स होती है, वो लंग कैंसर है, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे। और फिर अगर सेकंड पे बात करें डेथ्स के लिहाज से, तो वो ब्रेस्ट कैंसर है फीमेल्स में। तो कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट इज द मोस्ट कॉमन नॉन स्किन मेलिग्नेंसी इन द वुमेन एंड सेकंड ओनली टू द लंग कैंसर एज अ कॉज ऑफ कैंसर डेथ्स। अब बात आती है एक चीज़ की, सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे बताया हुआ है जो चीज़ वो हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, हमारे जो कैंसर सेल्स होते हैं ना ब्रेस्ट के, वो किस तरह के हो सकते हैं, उनको हम क्लासीफाई कर लेते हैं। वो इस तरह से कि उनमें या तो ईस्ट्रोजन का रिसेप्टर होगा उनके ऊपर, कैंसर सेल्स के ऊपर हम पर्पल कलर का ईस्ट्रोजन का रिसेप्टर रख लेते हैं, या वो उनके ऊपर जो है वो HER2 रिसेप्टर होगा। HER2 रिसेप्टर कौन सा होता है? इट मीन्स दैट ह्यूमन एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर 2, ठीक है। ये या तो हमारे ब्रेस्ट कैंसर सेल्स में इन दोनों में से कोई भी रिसेप्टर हो सकता है, ठीक है। अब होता क्या है कि कुछ ऐसे ब्रेस्ट कैंसर्स होते हैं जिसमें जो होते हैं, सबसे पहले जो मोस्ट कॉमन होते हैं 65% केसेस में, 50 to 65% केसेस में वो ये होते हैं कि जिसमें पॉजिटिव होते हैं और HER2 नेगेटिव होते हैं, ठीक है। फिर होते हैं वी हैव द 10 to 20% जो ट्यूमर्स होते हैं, उनमें क्या होता है कि वो पॉजिटिव हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, मतलब नेगेटिव भी हो सकते हैं, और HER2 पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। इस तरह के 20% कैंसर्स हैं, और रिमेनिंग वी हैव द 20%, 10 to 20% कैंसर्स ऐसे होते हैं जो कि दोनों ही नेगेटिव होते हैं, ठीक है। अब ऐसे कैंसर्स देखें, इसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ होगी, ऐसे कैंसर्स के जिनके ऊपर पॉजिटिव होंगे, उनको हम ट्रीट कर सकते हैं। मतलब उनके अगेंस्ट हम अगर फॉर एग्जांपल मतलब एस्ट्रोजन के लिए टेमोक्सिफिन, आपने पढ़ा होगा टेमोक्सिफिन, ठीक है। टेमोक्सिफिन, हम ऐसे कैंसर को टेमोक्सिफिन से जो है ट्रीट कर सकते हैं जो पॉजिटिव होंगे, ठीक है। तो वो कैंसर जो हैं वो किल हो जाएंगे जब उनके रिसेप्टर्स ही काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो उन लोगों को हम टेमोक्सिफिन से ट्रीट कर सकते हैं उन कैंसर्स को, ठीक है। और जो हमारे होंगे HER2 पॉजिटिव, ठीक है, उनको हम देंगे क्या, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होगी उन कैंसर्स के अगेंस्ट, वो हम देते हैं। फॉर एग्जांपल इसमें है ट्रस्टुज़ुमैब, ठीक है। ट्रस्टुज़ुमैब होता है, या फिर वी हैव द हर्सेप्टिन। ये कुछ ऐसी एंटी बॉडीज़ होती हैं, मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़, जिनसे हम इन रिसेप्टर्स को इनको जो है ना ट्रीट कर सकते हैं। जो HER2 पॉजिटिव होंगे वो भी कैंसर किल हो जाएंगे। लेकिन ऐसे कैंसर जिनके ऊपर ना रिसेप्टर है, ठीक है, ना ही उनके पास जो है HER2 रिसेप्टर है, तो ऐसे कैंसर को भी हम ट्रीट करना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। वो ज़्यादा ख़तरनाक कैंसर होंगे, और फिर हम क्या करेंगे, उनके लिए हम कीमोथेरेपी करेंगे, ठीक है। उनके लिए ये दवाइयाँ जो है, मेडिकल ट्रीटमेंट काम नहीं करेगा, टेमोक्सिफिन वगैरह, ठीक है। तो इसलिए इन्होंने यही यहाँ पे बताया हुआ है कि हमारे डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। 65% केसेस में यही होता है कि पॉजिटिव होते हैं, 10 to 20% केसेस में HER2 पॉजिटिव होते हैं, और बाकी जो होते हैं उसमें दोनों ही नेगेटिव होते हैं। तो इसलिए जो है ये यहाँ इन्होंने टेबल की फॉर्म में आपको ग्राफ बना के दिखा दिया है कि ये जो ऑरेंज वाले इन्होंने दिखाए हुए हैं, ये सबसे ज़्यादा है, HER2 पॉजिटिव उससे कम है, और सबसे कम कौन से हैं, जो दोनों नेगेटिव होते हैं, ठीक है। इसका इंसिडेंस उन्होंने बताया हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं इनके रिस्क फैक्टर्स की, कि रिस्क फैक्टर्स क्या होंगे इसके। अच्छा, तो ब्रेस्ट कैंसर्स होते हैं ना, वो दो तरह के हो सकते हैं, मतलब स्पोरेडिक भी हो सकते हैं, और दूसरे फेमिलियल होते हैं, मीन्स जो फैमिली में रन कर रहे होते हैं, ठीक है। अब जो फीमेलियल केसेस होते हैं वो मतलब 15% होते हैं जो हेरिडिटरी होते हैं, लेकिन स्पोरेडिक जो होते हैं ना, ये 85% केसेस में होता है। मतलब ब्रेस्ट कैंसर जो होता है वो स्पोरेडिक ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू जो फैमिली में रन करते हैं, ठीक है। तो अब ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी की मदर को हुआ है तो उसको बहुत ही खतरा है कि उसको ब्रेस्ट कैंसर होगा, उसको हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, 15% केसेस में होता है, तो उसे डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम रिस्क फैक्टर्स की बात कर लेते हैं, जो कि आपका UQ है, और बहुत बार जो है ना आता है कि व्हाट आर द रिस्क फैक्टर्स ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर, तो आपने इसकी हेडिंग से लिखनी होती हैं। तो सबसे पहले ये होता है ना, जर्म लाइन म्यूटेशंस हों किसी के अंदर। दूसरा ये होता है कि अगर रिलेटिव्स में किसी को हो, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स, मैंने आपको बताया 15% केसेस में मोस्टली होता है, अदरवाइज़ नहीं होता। रेस पे डिपेंड करता है, जैसे जो नॉन हिस्पैनिक वाइट वुमेन होती हैं उनमें ज़्यादा कॉमन होता है ना, जो यूरोपियन अमेरिकन होती हैं, मिडल ईस्टर्न अमेरिकन इनको कहते हैं, नॉर्थ अमेरिकन होते हैं ना, इनको कहते हैं नॉन हिस्पैनिक वाइट्स। तो ये इनके अंदर ज़्यादा होता है, बिकॉज ना इनका ये होता है कि इनके ना इनकी ये फैमिली प्लानिंग मतलब होती है ज़्यादा, और इनके जो बच्चे होते हैं वो भी कम होते हैं, और इस तरह से ना, तो उस वजह से ना इनके अंदर ब्रेस्ट कैंसर के चांस ज़्यादा होता है। तो जितने मतलब जो बच्चों पे भी डिपेंड करता है ना ब्रेस्ट कैंसर,
तो ये बात होती है। उसके बाद एज आ जाती है। एज जो होती है ना, उसमें ये है कि 70 टू 80 तक इसका रिस्क ज़्यादा होता है। 70 टू 80 पे पीक आती है और फिर इसका रिस्क जो है वो कम हो जाता है। और एज एक मीनार की है, ये है कि देखिए फॉर एग्जांपल एक ये होता है ना कि पीरियड स्टार्ट हो गया, मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो गई है, उसके बाद ये सारा पीरियड होता है, ठीक है, और फिर मेनोपॉज़ आ जाता है। यही होता है ना, अगर किसी की नॉर्मल 14 में 14 से लेके तकरीबन 45 तक ड्यूरेशन होती है इसकी ना मेंस्ट्रुएशन की, मोस्टली यही देखी गई है। अगर किसी की जो है ना 11 ईयर से पहले फॉर एग्जांपल जो है वो मिनार्की थी, मतलब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हुई और मेनोपॉज़ भी उसका लेट जाके हो रहा है, तो उसका ईस्ट्रोजन का एक्सपोजर ज़्यादा हो जाएगा ना, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क जो है वो ज़्यादा हो जाता है। तो एज एट मिनार्की भी डिपेंड करती है और एज ऑफ मेनोपॉज़ भी डिपेंड करती है। जितना लेट मेनोपॉज़ होगा, जितनी जल्दी मेनार्की होगी, उतनी ज़्यादा जो है रिस्क होगा। और ये जो रेस का मैंने बताया ईस्ट्रोजन का भी, जितने मतलब जितनी प्रेगनेंसी की मतलब प्रेगनेंसी जितनी ज़्यादा होंगी, ईस्ट्रोजन फिर वो कम हो जाता है ना उस लिहाज से। और वो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होती हैं वो भी कम हो जाती हैं। तो उस लिहाज से ये होता है कि प्रेगनेंसी जितनी ज़्यादा होगी, जितने ज़्यादा बच्चे होंगे, ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क उतना कम होगा। और जितने कम होंगे, जैसे कि ये नॉन वाइट्स होते हैं बाहर के, अब्रॉड के, उनके बच्चे इतने नहीं होते जैसे यहाँ पे डेवलपिंग कंट्रीज़ में होते हैं, तो इस वजह से उनमें ज़्यादा रिस्क हो जाता है ना ईस्ट्रोजन एक्सपोजर की वजह से, मेंस्ट्रुअल साइकिल ज़्यादा होती हैं, तो ये बात होती है। फिर आता है एज एट फर्स्ट लाइफ बर्थ। देखें, जितनी देर हो जाएगी ना एज की, मतलब कि जितनी ज़्यादा एज होगी बर्थ की, पहली बर्थ की, मतलब लेट शादी हो रही है, लेट बच्चे हो रहे हैं, तो उसकी वजह से रिस्क क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। बिनाइन ब्रेस्ट डिजीज़, किसी को पहले से कोई हाइपरप्लेजिया, एटिपिकल हाइपरप्लेजिया वगैरह था जो आप पढ़ते होते हो, डिस्प्लेजिया, इस तरह की चेंजेस थी, प्रोलिफरेटिव चेंजेस, पहले से रिस्क था, मतलब इस तरह की चेंजेस ब्रेस्ट में पहले से प्रेजेंट थी, तो उसकी वजह से भी रिस्क जो है वो कैंसर का ज़्यादा हो जाता है, ठीक हो क्या। उसके बाद आता है ईस्ट्रोजन एक्सपोजर। अब वो लोग जो मेनोपॉज़ हो जाता है और वो हार्मोन थेरेपी स्टार्ट कर देती हैं ईस्ट्रोजन की, ठीक है, उनका ईस्ट्रोजन का एक्सपोजर तो फिर ज़्यादा हो गया ना, हो तो गया उनको मेनोपॉज़, लेकिन उन्होंने ईस्ट्रोजन थेरेपी स्टार्ट कर दिया है, उनके अंदर फिर ईस्ट्रोजन का एक्सपोजर स्टार्ट होगा और ब्रेस्ट कैंसर का चांस ज़्यादा होता है। इस वजह से अवॉइड किया जाता है कि अगर मेनोपॉज़ हो जाए तो फिर ईस्ट्रोजन को ना दिया जाए, ठीक है। और लेकिन ये जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होती हैं, ये इतनी ज़्यादा जो है इंक्रीज़ नहीं करती रिस्क, क्योंकि इसमें हम ना ईस्ट्रोजन के साथ प्रोजेस्टेरॉन वगैरह को भी दे रहे होते हैं, ठीक हो गया। फिर ब्रेस्ट डेंसिटी होती है कि जिन लोगों की ब्रेस्ट डेंसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है, जिन लोगों की ब्रेस्ट डेंसिटी ज़्यादा होती है, डेंस ब्रेस्ट जो होती हैं, उनके अंदर चांस ज़्यादा होता है ब्रेस्ट कैंसर का। फिर जो रेडिएशन का एक्सपोजर होता है उसकी वजह से भी ऑब्वियसली ज़्यादा होगा रिस्क। फिर आता है कि अगर दूसरी साइड की ब्रेस्ट का कैंसर है या एंडोमेट्रियम का कैंसर है, तो उसकी वजह से ईस्ट्रोजन स्टिमुलेशन एज अ रिजल्ट जो है वो ब्रेस्ट कैंसर का चांस ज़्यादा होगा। डाइट में अगर अल्कोहल ज़्यादा लेते हैं तो उसकी वजह से होगा। ओबेसिटी में ये होता है कि अगर तो 40 ईयर से पहले मतलब कि ओबीज़ वुमेन है ना, तो आपको पता है उसकी जैसे पीकॉस वगैरह के इस तरह के चांसेस होते हैं और ओवुलेशन में प्रॉब्लम आ जाती है, मेंसेस जो है वो नहीं आते उसकी वजह से। तो फिर ये होता है कि तब तो प्रोटेक्टिव इफेक्ट होता है, लेकिन अगर कोई पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन होती है, तो उसके अंदर ये होता है कि उसके फैट ज़्यादा हो अगर, तो उसमें से पता है ईस्ट्रोजन निकलना शुरू हो जाता है, एंड्रोजन से ईस्ट्रोजन की सिंथेसिस होती है। तो फिर जो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन होगी ना, उनमें ओबेसिटी की वजह से कैंसर का रिस्क ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अगर वो 20 जो है वो 40 ईयर से पहले है, प्री मेनोपॉजल में है, तो फिर ये होता है कि रिस्क कम होता है बिकॉज ऑफ द एनोवुलेटरी साइकिल्स, ठीक है। फिर आता है एक्सरसाइज, जो एक्सरसाइज ज़्यादा करती हैं उनके अंदर ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कम होता है। ब्रेस्ट फीडिंग जो लोग ज़्यादा करवाते हैं, आपको पता है उस दौरान हमारी जो साइकिल्स होती हैं वो जो है वो कम हो जाती है ना, तो अब साइकिल्स कम हो जाएंगी तो ऑब्वियसली ब्रेस्ट फीडिंग का जो है प्रोटेक्टिव इफेक्ट होता है, इसलिए कहते हैं 2 ईयर्स तक आपको ब्रेस्ट फीडिंग करवानी चाहिए। उसके बाद इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स होती हैं, बहुत से ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं जो हमारी ब्रेस्ट कैंसर के लिए खराबी पैदा करते हैं। तो ये सारे इसके रिस्क फैक्टर्स थे जिनको आप कंबाइंड वे में याद कर सकते हो, एक पेज पे लिख लें और यही आपने लिख देने होते हैं, रिस्क फैक्टर्स आ जाएँ अगर यूट्यूब में, तो आपने मतलब अपने मैं पेयर्स बना लेती हूँ ना इस तरह से कि जीन्स, फर्स्ट डिग्री रिलेटिव, रेस, एथनिसिटी, इसका एक मैंने बना लिया। उसके बाद मैंने ये बनाया एज ऑफ मेनार्की एंड मेनोपॉज, एज ऑफ फर्स्ट लाइफ बर्थ, ब्रेस्ट फीडिंग और ब्रेस्ट डेंसिटी, ये मैंने एक बना लिया। और ब्रेस्ट डेंसिटी के साथ बिनाइन ब्रेस्ट डिजीज़, ठीक है। फिर मैंने ईस्ट्रोजन एक्सपोजर का वैसे ही दरमियान में आ जाता है। फिर बाकी मैंने ये बनाया कि डाइट, ओबेसिटी, एक्सरसाइज, ठीक है। फिर रेडिएशंस, इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स और कैंसर ऑफ द कॉन्ट्रालेटरल ब्रेस्ट, एंड इस तरह से करके ना पेयरिंग के फॉर्म में बना लें, एक याद आएगा दूसरा उसके साथ याद आ जाता है फिर, ठीक है। तो ये तकरीबन 15 रिस्क फैक्टर्स हैं जो आपने एज इट इज़ लिख देने होते हैं जब वो आपसे पूछते हैं। बात करते हैं जो जेनेटिक म्यूटेशंस आती हैं किस किस के अंदर आती हैं, तो बरसा 1 में आती हैं, बरसा 2 में आती हैं, ठीक है, और किस में आती हैं, TP53 में आती हैं, और होती है चेक 2, ठीक है, चेक 2 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं, चेक 2 ATM, ठीक है, इसमें ये 4 होती हैं जो कि एक्चुअली म्यूटेशंस होती हैं, ठीक है। अब हमने बात की थी कि
वो वाली, अब ये 4 आपको याद होनी चाहिए कि ये म्यूटेशंस होती हैं हमारी जेनेटिक म्यूटेशन जो ब्रेस्ट कैंसर में होती हैं। फिर हमने बात की थी ER होता है और हर होता है, और सबसे जो कॉमन होता है वो ये होता है कि जो कि ब्रेस्ट कैंसर है वो ER पॉजिटिव हो और HER2 नेगेटिव हो। फिर हमने देखा कि फिर दूसरा होता है जिसमें हर पॉजिटिव होता है और ER जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, और तीसरा हमने देखा था दोनों नेगेटिव। तो मैंने बताया था कि जो सबसे लास्ट वाला होता है वो सबसे हार्मफुल होता है, जिसमें हम कोई ट्रीटमेंट नहीं दे सकते, कीमोथेरेपी करनी पड़ती है, ये बताया था। अब देखें जो ये पहली टाइप होती है ना, ये होती है जिसमें BRCA2 की म्यूटेशन आती है, जो मैंने बताया, ठीक है। जो ये वाला दूसरा वाली इसकी टाइप होती है ना, इसमें म्यूटेशन आती है TP53 में, ठीक है। और जो ये सबसे गंदी वाली टाइप है ना, इसके अंदर BRCA1 की म्यूटेशन आती है, ठीक है। लेकिन ये होता है कि इतनी कॉमन नहीं है ना BRCA1 की, मैंने बताया थर्ड वाला इतना कॉमन नहीं होता। तो BRCA2 की पहली वाली है, P53 दूसरी वाली है, तीसरी वाली जो है वो हमारी है BRCA1 की, ठीक है। ये बात पता होनी चाहिए आपको। फिर दूसरी बात ये पता होनी चाहिए कि ये जो BRCA2 वाली होती है ना, इसको हम ल्यूमिनल फॉर्म कहते हैं, ल्यूमिनल फॉर्म कहते हैं। और ये वाली जो होती है BRCA1 वाली लास्ट वाली, इसको हम बेजल लाइक कहते हैं, ठीक है। ल्यूमिनल लाइक है, ये कुछ ना कुछ ब्रेस्ट टिश्यू के साथ मैच कर रहा होता है, डिफ्रेंशिएटेड होता है। और बेजल के ये ब्रेस्ट टिश्यू के साथ इतना मैच नहीं कर रहा होता, मतलब उसे रिजेंबल नहीं कर रहा होता, इसलिए हम बेजल लाइक कहते हैं, ठीक हो गया। इसी की बेस पे हमने ये करना है, देखें बहुत ईजी है। सबसे पहले नॉर्मल सी ब्रेस्ट होती है, और फिर ये पहली टाइप आ जाती है जिसमें ये इन्वेजिव कैंसर हो गए हमारे ER पॉजिटिव हर नेगेटिव, यही वाले थे ना पहले वाले, और फिर HER2 पॉजिटिव थे, और फिर क्या होते हैं ER दोनों नेगेटिव थे, यही थी ना। और मैंने बताया कि जो पहली वाली होती है टाइप, उसमें क्या होता है, उसमें कौन सी म्यूटेशन आती है, BRCA2 की म्यूटेशन आती है। जो सेकंड वाली होती है मैंने बताया उसमें TP53 की म्यूटेशन होती है, और जो लास्ट वाले होते हैं उसमें BRCA1 की म्यूटेशन आती है। ये हो गया, ठीक हो गया। अब ये जो पहली टाइप थी मैंने बता दिया कि ल्यूमिनल इसमें कॉमन होता है, और ये जो होता है इसको हम बेजल लाइक कहते हैं, ल्यूमिनल लाइक बेजल लाइक, ठीक है। और ये HER2 एनरिच्ड होते हैं कैंसर्स। अब ये उन्होंने बताया है कि नॉर्मल ब्रेस्ट होती है, ये वाला सबसे अच्छा पैथवे होता है जो येलो वाला है, ठीक है। और ये जो नीचे जाते जा रहे हैं उतना ये जो है ना हार्मफुल होता जा रहा है, BRCA1 की उतनी हार्मफुल है, जिसमें नेगेटिव दोनों होंगे, हम उनको ट्रीट नहीं कर सकते, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब जो BRCA2 है, इन्होंने देखो सबसे पहले बताया कि इसमें ये म्यूटेशंस आती हैं, 1Q गेन होता है और 16Q जो क्रोमोसोम होता है उस पर लॉस होता है, उसकी वजह से पहले फ्लैट एपिथेलियल एटिपिया होता है, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे एटिपिकल डक्टर हाइपरप्लेजिया, मतलब कि पहले बिल्कुल एटिपिया होगा, ठीक है, फ्लैट एपिथेलियल का। फिर ये वाली म्यूटेशंस आ जाएंगी PIK3CA, ठीक है। उसकी वजह से एटिपिकल डक्टर हाइपरप्लेजिया स्टार्ट हो जाएगा। फिर डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू, हम आगे देखेंगे इसकी टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट कैंसर कौन से होती हैं, ये वो हो जाएगा। और फिर इन्वेसिव कैंसर हो जाएगा, मीन्स कार्सिनोमा इन सीटू था, फिर इन्वेड कर गया, ठीक है। फिर उसी तरह ये दूसरे बताया हुआ है कि TP53 थी, उसमें HER2 की एम्प्लीफिकेशन हुई, एटिपिकल हुआ, फिर वो एडिनोसिस शुरू हो गई, बोली जो मैंने बताई थी फाइब्रोएडिनोमा के। एडिनोसिस मीन्स के जो लोब्यूल्स हैं उनकी ज़्यादा साइज़ हो जाएगा, ठीक है, एनाटमी में आपको बताया था। फिर इसमें भी डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू होगी और अल्टीमेटली ये कैंसर हो जाएगा इन्वेसिव टाइप का। और ये जो लास्ट वाली है BRCA1, यहाँ पे इन्होंने एरो लगाया हुआ है, कहते हैं हमें नहीं पता इसमें कौन सी इन्वॉल्व होते हैं पैथवेज, तो इस वजह से ना फिर वो कहते हैं P53 की म्यूटेशन आती है, फिर BRCA1 की इनएक्टिवेशन हो जाती है, फाइनली डक्टल कार्सिनोमा इन सीटू, और फिर इन्वेड कर जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो आपको पता होना चाहिए कि जो मैंने आपको शुरू में चीज़ें बताई थी, ये जस्ट एक रीड देनी है, बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने आपको इसमें बता दी हैं। फिर आपका एक UQ आता होता है कि आप बताएं कि जेनेटिक चेंजेस जो होती हैं वो किस तरह से रोल प्ले करती हैं पैथोजेनेसिस ऑफ द ब्रेस्ट कार्सिनोमा। तो मैंने आपको बताया ना कि इसमें BRCA1 होती है हमारी, और BRCA2 होती है, ठीक है, और P53 होती है, और वी हैव द JAK2, ठीक है। अब हो क्या रहा होता है, नॉर्मली यहाँ पे लिखा हुआ है कि ATM एक होती है, ATM, ठीक है, ये होती है एक, और ये क्या करती है कि ये सेंस करती है DNA डैमेज। जब भी DNA को डैमेज पहुँचेगा ना, तो ये सेंस करेगी कि DNA हमारा डैमेज हो गया, ठीक है। और फिर क्या होगा, फिर आएगी हमारी TP53, ठीक है, TP53 आएगी हमारी। नॉर्मली ये हो रहा होता है हमारे अंदर, TP53 आती है, JAK2 के साथ मिलती है, ठीक है, JAK2 के साथ मिलती है, ये दोनों मिलते हैं, और जो है ना क्या करते हैं, सेल साइकिल को अरेस्ट कर देते हैं, आगे चलने नहीं देते सेल साइकिल को, ठीक है। फिर क्या होगा, सेल साइकिल अरेस्ट हो जाएगी, फिर ये जो होंगे ना BRCA1, ठीक है, और BRCA2+2, ये दोनों क्या करेंगे, रिपेयर करेंगे, DNA डैमेज को रिपेयर करेंगे, और DNA डैमेज रिपेयर हो जाएगा। लेकिन जब इनकी म्यूटेशंस आ जाएंगी, ये ट्यूमर सप्रेसर जीन्स होती हैं, इन्होंने DNA डैमेज को रिपेयर करना होता है, अगर ये ख़राब हो जाएंगी, म्यूटेशन हो जाए तो क्या होगा, ब्रेस्ट कार्सिनोमा हो जाएगा। तो यही इसकी लाइन में सारा लिखा हुआ है कि ATM सेंसेस द DNA डैमेज, और P53 और ये जो इंड्यूस करते हैं सेल साइकिल अरेस्ट, ये जो होते हैं BRCA1 BRCA2 जो होते हैं, ये फिर रिपेयर करते हैं उसको। अगर ये फंक्शंस कोई भी सही ना हो तो फिर क्या होगा, कैंसर आगे बढ़ जाएगा। तो ये इसकी सारी पैथोजेनेसिस हैं, ये आपने कर लेनी है अच्छे से कि UQ है। इस टेबल में जो एक्स्ट्रा चीज़ें वो मैं आपको बता देती हूँ, BRCA1 BRCA2 TP53 और JAK2, ठीक है।
दूसरा इन्होंने बताया हुआ है कि सिंगल जीन जो हेरेडिटरी कैंसर्स होते हैं उनकी परसेंटेज के लिहाज से ना 52% केसेस इसमें आते हैं। और अगर हम बात करें कि एज 70 में किसकी ज़्यादा हैं, तो एज 70 में TP53 की ज़्यादा होती हैं। फिर उन्होंने कहा है कि चेंजेस इन द स्पोरेडिक ब्रेस्ट कैंसर में इसमें ज़्यादा मोस्ट फ्रीक्वेंट आती हैं, ठीक है। और इसके अलावा ये इसमें जो आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट के जो मेल्स में जो ब्रेस्ट कैंसर मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो BRCA2 म्यूटेशंस में से आता है, ठीक है। बाकी ये है कि ओवेरियन कैंसर्स आपको पता है BRCA2 और BRCA1 के साथ एसोसिएटेड होती हैं, और ये इन्होंने ट्यूमर्स बताए हुए हैं कि कौन कौन से एसोसिएटेड होते हैं। इसमें ये TP53 में के ब्रेन ट्यूमर्स, एडिनोकॉर्टिकल ट्यूमर्स और ल्यूकेमिया वगैरह होते हैं, और जो चेक 2 के साथ थायराइड, किडनी, कोलॉन इसके इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद ये मैंने आपको बता दिया कि रिपेयर करते हैं हमारे डबल स्ट्रैंड DNA ब्रेक्स को, और BRCA2 जो होते हैं ये भी रिपेयर कर रहे होते हैं उसके साथ मिल के, मैंने अभी ये बात बताया। और TP53 जो होता है ये सेल साइकिल को उस तरह रिपेयर कर रहा होता है। ये सारा भी जो मैंने आपको बताया ना चेक 2 वगैरह, ये उसी तरह आपने लिखना है बस। और ये है कि जो रिस्क होता है ना रेडिएशंस की वजह से कैंसर में, वो सबसे ज़्यादा चेक 2 की वजह से होता है, बताया ना, रेडिएशंस रिस्क फैक्टर होता है, तो उसमें मोस्ट कॉमनली है। बाकी मैंने बता दिया, ये वाला जो इसमें लिखा हुआ है ना, ये हमने उसमें से देख लिया था, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। टाइप्स ऑफ ब्रेस्ट कार्सिनोमा हम नेक्स्ट से करते हैं।